रचना, मैं सोच रहा हूँ अपने बेटे मोनू का जन्मदिन हम इतनी धूमधाम से मना रहे हैं, तो क्यों ना हम गांव से मेरी माँ को भी बुला लें। वो भी अपने पोते का जन्मदिन मनाने के लिए गांव से आ जाएगी। वैसे भी गांव में माँ अकेली रहती है, उनका मन नहीं लगता। हितेश अपनी पत्नी रचना से कहता है, तो रचना गुस्से से आग बबूला होते हुए बोली, हाँ, जब देखूं तब माँ माँ लगाए रखते हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है उस बुढ़िया को यहाँ बुलाने की। पत्नी का गुस्सा देखकर हितेश का गुस्सा भी सातवें आसमान पर चढ़ गया और वो रचना की बात बिना सुने ही अपनी माँ मालती जी को फ़ोन कर दिया। बेटे का फ़ोन देखकर खुशी खुशी मालती जी ने फ़ोन उठाते हुए कहा, बेटा तू कैसा है? बहुत दिनों बाद याद किया। कब से तेरे फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। कल मैंने फ़ोन भी किया था, लेकिन बहू रचना ने फ़ोन उठाया था। कह रही थी कि तुम किसी काम में व्यस्त हो, इसीलिए बात नहीं हो सकती। तो हितेश बोला, अच्छा माँ, तुमने फ़ोन किया था, मुझे तो पता ही नहीं चला और ना ही रचना ने मुझे बताया। मालती जी समझ गई कि बहू ने जानबूझकर नहीं बताया। मालती जी कहने लगी, बेटा 2 दिन बाद पोते का जन्मदिन आ रहा है। एक बार जन्मदिन गांव में आकर मेरे साथ ही मना लो। मुझे भी धूमधाम से अपने पोते का जन्मदिन मनाने का शौक़ है। मेरे पड़ोस में जो वर्मा जी है ना, उनकी पत्नी ने अपने पोते का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया है। सबको बुलाया था। मेरा भी मन करता है ये सब करने को। रचना जो हितेश के पास खड़ी ये सारी बातें सुन रही थी, वो तड़ाक से बोली, हाँ हाँ, गांव में क्या रखा है माँ जी। जन्मदिन मनाने के लिए मोहल्ले की 4 औरतों को बुलाकर ढोलकी बजा लोगी और टिक्का कर दोगी, हो गया जन्मदिन। तुम क्या जानो आजकल के बच्चों के जन्मदिन कैसे मनाए जाते हैं। हितेश नाराज होते हुए बोला, रचना, माँ मुझसे बात कर रही है, तुमसे नहीं, तो तुम्हें बीच में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहकर हितेश अपनी माँ से बोला, माँ, मैं ये कह रहा था कि इस बार मोनू का जन्मदिन इधर ही मना रहा हूँ और आपको बुलाने के लिए मैंने फ़ोन किया था। आगे कभी मौका मिला तो मोनू का जन्मदिन आपके पास गांव में मनाऊंगा और आप अपनी ये इच्छा भी पूरी कर लेना। कल सुबह मैं आपको लेने आऊँगा, आप तैयार रहना। बेटे की बात सुनकर मालती जी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। बेटे ने पोते के जन्मदिन पर उसे बुलाया है। खुशी के मारे जल्दी जल्दी घर के सारे काम करने लगी और झट से कढ़ाई चढ़ाकर अपने पोते मोनू के लिए बेसन के लड्डू बनाने लगी, क्योंकि पिछली बार जब मोनू घर आया था तो उसे बेसन के लड्डू बड़े पसंद आए थे। पूरे दिन दादी बेसन के लड्डू दे दो, दादी बेसन के लड्डू दे दो कहते हुए घूमता फिरता था। दूसरे दिन सुबह सुबह ही हितेश अपनी माँ को लेने के लिए गांव आ गया तो उसने देखा कि माँ जल्दी जल्दी सारे काम करने में लगी हुई थी। माँ की खुशी देखकर हितेश बोला, माँ, आपको मेरे पास आने की इतनी खुशी होती है तो फिर मेरे साथ हमेशा के लिए क्यों नहीं चलती हो। कितनी बार मैंने कहा है, लेकिन हर बार मना कर देती हो। तो अपने बेटे की बात सुनकर मालती जी सोचने लगी कि बेटा, तुम तो चाहते हो कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ रहे, लेकिन बहू नहीं चाहती कि मैं तुम दोनों के साथ रहूं। पिछली बार जब तुम दोनों घर आए थे, मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा था, तो बहू ने मेरी वजह से तुमसे कितना झगड़ा किया था और फिर मैं नहीं चाहती मेरी वजह से बहू बेटे में झगड़ा हो। तभी अचानक हितेश ने कहा, माँ, क्या सोचने लगी? कुछ नहीं बेटा, जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं तब तक मैं गांव में ही रहूँगी। जिस दिन हाथ पैर नहीं चलेंगे उस दिन तुम आकर मुझे शहर ले जाना। हितेश अपनी माँ को लेकर शहर के लिए निकल गया तो रास्ते में मालती जी बोली, बेटा, मैं अपने पोते के लिए
कुछ उपहार नहीं ले पाई हूँ। तुम शहर में मुझे बाजार ले चलना। गांव में तो कुछ ढंग का मिलता नहीं है। अगर इधर छोटी मोटी दुकान से कुछ ले भी लूँगी तो पता नहीं बहू को पसंद आएगा या नहीं। तो हितेश बोला, ठीक है माँ, तुम इधर से कुछ मत खरीदो, मेरे साथ शहर चलना। एक दिन आपको मैं बाजार ले चलूँगा, फिर जो अपने पोते के लिए लेना है वो सब ले लेना। बातें करते हुए दोनों माँ बेटे कब शहर पहुँच गए उन्हें पता ही नहीं लगा। घर पहुँचे तो रचना अपने कमरे में आराम कर रही थी। बहुत देर तक बैल बजाने के बाद रचना उठकर बाहर आई और फॉर्मेलिटी के लिए मालती जी के पैर छूकर अंदर चली गई। मालती जी हॉल में सोफे पर आकर बैठ गई। थोड़ी देर में हितेश तीनों के लिए चाय बनाकर ले आया। बहू चाय पीने के लिए जब बाहर आई तो मालती जी ने कहा, बहू, अगर पोता ना सोया हो तो उसको मेरे पास भेज दो। मुझे उससे मिलने की बड़ी इच्छा हो रही है और मैं उसके लिए बेसन के लड्डू भी बनाकर लाई हूँ। उसे बहुत ज़्यादा पसंद है ना। तो रचना ने झट से कहा, माँ जी, बड़ी मुश्किल से तो सोया है, जब जगेगा तब मिल लेना। पास में बैठा हितेश रचना के स्वभाव से बहुत अच्छी तरह परिचित था कि उसका मुंह क्यों बना हुआ है। उसे मेरी माँ का घर में आना पसंद नहीं है। लेकिन थोड़ी देर में मोनू खुद ही कमरे से बाहर निकल कर आ गया और सामने दादी को देखकर भागता हुआ दादी के गले लग गया और कहने लगा, दादी, आप कब आई? मुझे पता ही नहीं था। तो मालती जी ने कहा, बेटा, बस अभी आई हूँ। कहते हुए उन्होंने डिब्बे से बेसन के लड्डू निकालकर पोते को दे दिए और बोली, ले मोनू, तुझे बेसन के लड्डू बहुत पसंद है ना? देख, तेरे लिए कितने सारे लड्डू बनाकर लाई हूँ। मोनू एक बार में ही पूरा लड्डू खा गया और दादी से लड्डू मांगने लगा। तो रचना झुंझलाते हुए बोली, माँ जी, इतने लड्डू इसे मत खिलाओ, पेट खराब हो जाएगा। इतना मीठा खाएगा तो पेट दर्द करने लगेगा। दोनों लड्डू मोनू के हाथ से छुटाकर वापस डब्बे में रख दिए और मोनू को घसीटते हुए कमरे में ले गई। तो मोनू रोने लगा। हितेश भी उनके पीछे पीछे कमरे में गया। तो रचना पहले से ही बड़बड़ा रही थी, मैं इसीलिए तुम्हारी माँ को यहाँ नहीं बुलाती हूँ, मेरे बेटे को बिगाड़ कर रख देती है। इतने सारे मीठे लड्डू खाने के लिए देने की क्या ज़रूरत है? कल को दांतों में दर्द होने लगेगा तो अस्पताल ले जाना पड़ेगा। तभी हितेश अपनी पत्नी की बात को काटते हुए बोला, कैसी बातें कर रही हो रचना? माँ के घर के बने हुए देसी घी के लड्डू खाने से मोनू के दांत में दर्द होने लगेगा, लेकिन जो तुम सुबह शाम उसे चॉकलेट खिलाती रहती हो उससे कुछ नहीं होता क्या? सच बताऊं तो दांत चॉकलेट खाने से खराब होते हैं, ना कि लड्डू से। तुम्हें तो बस मूड खराब करने का मौका चाहिए। माँ को भूख लग रही है, हम दोनों के लिए खाना परोस दो। हितेश की बात सुनकर रचना ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या तुम दोनों गांव से खाना खाकर भी नहीं आई? मैंने तो अपना और मोनू का ही खाना बनाया था, तुम लोगों का खाना नहीं बनाया। मुझे लगा था कि तुम गांव जा रहे हो तो माँ ने तुम्हारे लिए खाना तो बनाया होगा। लाडला बेटा आया है तो माँ बेटा खाना खाकर ही आओगे। रचना की बात सुनकर हितेश ने गुस्से से कहा, रचना, इतना तो तुम्हें समझना चाहिए कि हम सुबह 10 बजे वहाँ से चले थे। अगर माँ खाना बनाने लगती तो हमें आते आते रात हो जाती। तुम्हारे आलस की भी हद होती है, जरा सा भी नॉनसेंस नहीं है। जब हम लोग गांव से आएंगे तो खाना तो खाएंगे ही, सिर्फ अपने आलस की वजह से तुमने खाना नहीं बनाया। इतना सुनते ही रचना ने भड़कते हुए कहा, हाँ हाँ, अब तो तुम्हारी माँ आ गई है तो अब तुम मुझसे रोज ही किसी ना किसी बात को लेकर झगड़ा करोगे। बहू की आवाज़ सुनकर मालती जी ने अपने बेटे को आवाज़ देते हुए कहा, बेटा हितेश, मुझे भूख नहीं है,
वैसे भी मेरा पेट 2 दिन से ठीक नहीं है। मैं खाना नहीं खाऊंगी। सुबह नाश्ता भी बहुत भारी कर लिया था। थोड़ा बहुत बेसन का लड्डू खा लूंगी और पानी पी लूंगी। कहीं बहू बेटे में बात ना बिगड़ जाए, ये सोचकर मालती जी ने खाना खाने से मना कर दिया। दूसरे दिन रचना हितेश से बोली, क्या आज मुझे बाजार ले चलो, कुछ शॉपिंग करनी है। तो हितेश ने भी खुशी खुशी रचना से हाँ बोल दिया कि ठीक है रचना, तुम तैयार हो जाओ। वैसे भी हफ्ते भर से ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था, तो जन्मदिन की कुछ तैयारी नहीं हो पाई। हालांकि सबको इनवाइट तो कर दिया है, लेकिन हमारी तैयारी अभी भी अधूरी है। हमने जो होटल पार्टी के लिए बुक किया था, एक बार उसका मेनू भी डिसाइड कर आएंगे, और तुम्हें जो भी शॉपिंग करनी है तुम कर लेना। तभी रचना मालती जी से बोली, माँ जी, मैंने सुबह का नाश्ता तो बना दिया था, दोपहर का खाना तुम बना लेना। मेरा तो पूरा दिन आज शॉपिंग में निकल जाएगा। तो मालती जी ने कहा, ठीक है बहू, तुम आराम से अपनी शॉपिंग कर लो, खाना मैं बना दूंगी। जब बहू बेटे शॉपिंग के लिए निकलने लगे, तभी मालती जी को याद आया कि उसको भी अपने पोते के लिए गिफ्ट लेना है। उसने अपने बेटे बहू से कहा, बेटा तुम जा ही रहे हो तो मैं भी पैसे दे देती हूँ, मोनू के लिए उसकी पसंद का गिफ्ट ले आना। कहते हुए मालती जी ने बहू के हाथ में 1000 रुपये थमा दिए। अगले दिन मोनू का जन्मदिन था। धूमधाम से मोनू के जन्मदिन की तैयारी चल रही थी। पूरे आंगन में मोनू ही धमा चौकड़ी मचाते हुए घूम रहा था। कभी दादी की गोद में बैठता तो कभी पापा के कंधों पर चढ़ जाता। शाम होते होते सभी लोगों का आना भी शुरू हो गया। मालती जी हॉल में जा ही रही थी कि तभी अचानक से मोनू दौड़ता हुआ आया और उसके हाथ से मालती जी के कपड़ों में कोल्ड ड्रिंक्स गिर गया। मालती जी की साड़ी एकदम से चिपचिपी हो गई। लाइट कलर की साड़ी थी, कोल्ड ड्रिंक के दाग उसमें जगह जगह दिख रहे थे। पानी से धुलने के बाद भी वो दाग नहीं गई। तो मालती जी बहू के पास गई और बोली, बहू, मेरी पूरी साड़ी गंदी हो गई है। अब मेरे पास इतनी अच्छी दूसरी साड़ी भी नहीं है। अगर तुम्हारे पास कोई साड़ी हो तो मुझे पहनने के लिए दे दो। अब इतनी जल्दी मैं बाजार से भी नहीं खरीद कर ला सकती हूँ। तो रचना ने कहा, माँ जी, मेरी साड़ी तुम्हारी तरह सस्ती नहीं है। हर साड़ी ड्राई क्लीन होकर आती है, और तुम्हें तो साड़ी पहनने का शऊर भी नहीं है। अपने ही कपड़ों पर कोल्ड ड्रिंक्स गिरा ली। अभी तो फंक्शन शुरू भी नहीं हुआ था। सोचो, पूरे फंक्शन में मेरी साड़ी को पहनकर उसका क्या हाल करोगी। तो दरवाजे पर खड़ा हुआ हितेश अपनी पत्नी और माँ की बातें सुन रहा था। जल्दी से वो पास की दुकान पर गया और माँ के लिए एक साड़ी खरीद कर ले आया। जब वापस आया तो रचना हितेश के हाथ में एक पैकेट देखकर पूछने लगी कि इसमें क्या है। तो हितेश बोला, अरे तुम लोग जल्दी से गेस्ट हाउस पहुँचो, उधर सारे रिलेटिव आने वाले हैं और उनको रिसीव करने के लिए कोई तो होना चाहिए। हम दोनों अभी इधर ही हैं, ये अच्छा नहीं लगता। कहकर हितेश ने रचना को फटाफट से कार में बिठाया और अपने हाथ में लिया हुआ पैकेट अपनी माँ के हाथ में थमाते हुए बोला, माँ, जल्दी से इस साड़ी को पहन लो, आपके लिए नई साड़ी लेकर आया हूँ। तो कार में बैठी हुई रचना ने ये सब देख लिया और आग बबूला होते हुए कार से उतरकर सीधी अंदर आई और पैकेट से साड़ी निकालते हुए बोली, हितेश, तुम माँ के लिए नई साड़ी खरीद कर लाए हो और एक बार भी मुझसे पूछा तक नहीं। तुम माँ माँ करते रहते हो हमेशा। अगर अपनी माँ के लिए ही ये सब करना था तो मुझसे शादी क्यों की। अगर माँ की ही सारी बातें माननी थी तो मेरी क्या ज़रूरत थी। रचना की बातें सुनकर हितेश ने कहा, रचना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो। तुम्हारी जगह अलग है और मेरी माँ की जगह अलग है। मैंने तुम्हें किसी चीज़ को खरीदने से मना नहीं किया। कल तुम्हें जितनी खरीदारी करनी थी मैंने तुम्हें कराई। बताओ,
एक बार भी मैंने मना किया हो, लेकिन आज जब मैं माँ के लिए कुछ पैसों की साड़ी ले आया तो तुम इतनी भड़क रही हो, जबकि कल तुम 10,000 की शॉपिंग करके आई हो। माँ ने कुछ भी नहीं कहा। घर में आराम से रहना सीखो, हर बात में कंपैरिजन करना बंद करो। माँ माँ होती है और पत्नी पत्नी होती है। मैं दोनों के फर्ज अच्छे से निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम्हारे लिए कोई कमी छोड़ता हूँ तो तुम मुझसे शिकायत करो। इतने अच्छे मौके पर भी बहू बेटे में फिर से बहस होने लगी। ये देखकर मालती जी को बहुत बुरा लगा और साड़ी को दूसरी तरफ रखते हुए बोली, बेटा, मेरी ये साड़ी सूख गई है, अब मुझे इसे पहनने में कोई समस्या नहीं है। तुम ये साड़ी बहू को दे दो। तो हितेश ने कहा, नहीं माँ, ये साड़ी मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ और तुम्हें पहननी होगी। इतने पैसे तो मैं कमाता हूँ, तो क्या एक साड़ी खरीदने के लिए भी मुझे अपनी पत्नी से पूछना पड़ेगा? जब पत्नी को लाखों की शॉपिंग कराता हूँ तो आप कुछ नहीं कहती। ये बात तो रचना को समझनी होगी। मैं खुशी खुशी उसकी फरमाइश भी पूरी करता हूँ, ये उसे नहीं दिखाई देता। माँ के लिए एक साड़ी खरीद लाया तो उसे खटक गया। रचना को अपने स्वभाव में बदलाव लाना ही पड़ेगा माँ, उसका ये नेचर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हितेश की बात सुनकर रचना पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई। मालती जी सोचने लगी कि मेरी वजह से बहू बेटे में कहा सुनी हो गई। पोते का जन्मदिन होते ही वो गांव वापस चली जाएगी, अब नहीं रुकेगी। लेकिन उधर बेटे ने तो उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। हितेश एक बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ लड़का था। वो अपने पति के फर्ज को भी अच्छे से समझता था, साथ ही साथ माँ का मान सम्मान करना भी जानता था। किसी एक को खुश करने के लिए वो दूसरे को दुखी नहीं करना चाहता था। इसीलिए मन ही मन वो रचना को सबक सिखाने का निर्णय ले लिया, क्योंकि वो रचना की इन छोटी मोटी बातों से बड़ा दुखी हो गया था। मोनू के जन्मदिन की पार्टी बड़ी धूमधाम से मनाई गई, पर रचना पूरी पार्टी में अपनी सासू माँ से मुंह फुलाए रही। ना तो उनसे ठीक से बातें की और ना ही खाने पीने के लिए पूछा। दूसरी तरफ हितेश दोनों तरफ तालमेल बिठाने की पूरी कोशिश कर रहा था। अगले ही दिन मालती जी बेटे से बोली, बेटा, पोते का जन्मदिन अब हो गया है, अब मैं गांव जाना चाहती हूँ। ये सुनकर रचना बहुत खुश हो गई, लेकिन हितेश ने कहा, माँ, तुम गांव जाकर क्या करोगी? वैसे भी अब तुम्हारी हिम्मत नहीं रही, कोई तुम्हें देखने वाला भी नहीं है। अगर कभी तबीयत भी खराब हो जाए तो कोई तुम्हें गोली देने वाला भी कोई नहीं है। अब तुम कहीं नहीं जाओगी, मेरे पास शहर में रहोगी। अब आपके बेटे बहू हैं तो तुम्हें गांव में अकेले रहने की क्या ज़रूरत है? ये सुनकर रचना आग बबूला होते हुए बोली, इन्हें गांव में रहने से क्या समस्या है? हम अभी अपने साथ माँ जी को नहीं रख सकते। तो हितेश ने भी गुस्से से कहा कि मैं माँ को गांव वापस नहीं जाने दूंगा, ये मेरा आखिरी निर्णय है रचना। हितेश को गुस्से में देखकर रचना थोड़ा सा शांत हो गई, क्योंकि इससे पहले उसने हितेश को इतना गुस्सा करते हुए नहीं देखा था। हितेश माँ का हाथ पकड़कर कमरे में ले गया और बोला, माँ, तुम्हारा शरीर तो बुखार से तप रहा है और तुमने बताया भी नहीं। चलो अभी डॉक्टर को दिखाने के लिए लेकर चलता हूँ। तो मालती जी ने कहा, अरे नहीं बेटा, डॉक्टर को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने बुखार की दवाई खा ली है, रात में उसका असर हो गया था। अभी सुबह नाश्ता करके फिर से खा लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। इतना कहकर मालती जी कमरे में आराम करने के लिए चली गई। इधर हितेश भी अपने ऑफिस चला गया। शाम को हितेश जब ऑफिस से वापस आया तो देखा रचना सज धज कर कहीं जाने के लिए तैयार बैठी थी। तो हितेश ने पूछा, क्या हुआ रचना, कहीं जा रही हो क्या? हाँ, आज मेरी माँ ने हम दोनों को डिनर पर बुलाया है। तुम भी जल्दी से हाथ मुंह धोकर कपड़े चेंज कर लो,
फिर चलते हैं, रचना ने कहा। तो हितेश बोला, रचना, अपनी माँ के घर तुम चली जाओ, मैं नहीं जा सकता। क्यों, तुम क्यों नहीं जा सकती? रचना ने पूछा। तो हितेश बोला, रचना, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनको अकेले छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। तो रचना ने कहा, माँ जी को थोड़ा सा बुखारी तो है और बुढ़ापे में तो थोड़ी बहुत तबीयत खराब होने लगती है। बुढ़ापे में तो सब चलता है। तुम सिर्फ अपनी माँ की सोच रहे हो, मेरी माँ का क्या, जिन्होंने मुझे फ़ोन करके खाने के लिए इनवाइट किया है। तो हितेश ने कहा, रचना, तुम्हारी माँ का फ़ोन तुम्हारे पास आया है, मेरे पास नहीं, और मुझे तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तुम्हें अगर जाना है तो तुम चली जाओ, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन मैं अपनी माँ को इस हाल में छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। इतना कहकर वो अपनी माँ के कमरे में उनका हालचाल पूछने के लिए चला गया। रचना तो सुबह से ही भड़की हुई थी। अब जब हितेश उसकी माँ के घर डिनर पर जाने को मना कर दिया तो वो आग बबूला होते हुए बोली कि अगर मुझे पता होता कि तुम अपनी माँ के इतने चमचे हो तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करती, पूरी जिंदगी अपनी माँ के साथ ही रहती। क्या ज़रूरत थी तुम्हें शादी करने की, जब पूरा समय माँ ही माँ करना है। और पता नहीं अकेले में क्या क्या बातें करते हो, पक्का मेरी बुराई करते होंगे। जब से तुम्हारी माँ आई है तब से तुम मुझे कम समय देते हो। रचना की बात सुनकर अनिल ने भड़कते हुए कहा, ये क्या बातें कर रही हो रचना? अगर मैं माँ से कुछ देर बात कर लूँ तो तुम्हारा मुंह क्यों फूल जाता है और हमेशा तुम्हें यही लगता है कि मैं माँ से तुम्हारी बुराई कर रहा हूँ। अरे तुम्हारे अलावा भी दुनिया में बहुत सारे काम हैं, तुम्हारी बुराई मैं क्यों करूँगा? रचना, मैं सिर्फ तुमसे इतना कह रहा हूँ कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उन्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। तभी मालती जी वहाँ आ गई और अपने बेटे से कहने लगी, बेटा, क्यों मेरे लिए झगड़ा कर रहे हो? चले क्यों नहीं जाते? मेरी तबीयत अब ठीक है। माँ के जिद करने पर हितेश रचना के साथ उसके मायके चला गया। रात के 10 बजे तक दोनों पति पत्नी वापस आ गई। उस पूरी रात हितेश को नींद नहीं आई, क्योंकि सब कुछ अच्छा करने के बाद भी उसकी पत्नी खुश नहीं होती थी। हमेशा शिकायत ही करती रहती, तुम कभी मुझे समय नहीं देते, हमेशा माँ माँ करते रहते हो, जबकि उसे खुद का दिखाई नहीं देता। घर में मेरी माँ रहते हुए भी पूरे दिन 5 मिनट भी उससे बात नहीं करती और मायके में 5-5 घंटे फ़ोन पर चिपकी रहती है। मैं कुछ नहीं कहता, पानी सर से ऊपर हो रहा है, मुझे कुछ करना होगा। सुबह उठकर हितेश ने रचना से कहा, रचना, तुम मुझसे जो शिकायत करती हो ना, मैं तुम्हें समय नहीं देता, इसलिए आज मैंने तुम्हारे लिए छुट्टी ली है। हम दोनों मूवी देखने चलते हैं, तैयार हो जाना। यह सुनकर रचना खुशी खुशी मूवी देखने के लिए तैयार हो गई। तभी रचना के मायके से उसकी माँ का फ़ोन आ गया। वो रचना से कहने लगी कि रचना, तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है, जल्दी से घर आ जाओ। तो रचना ने हितेश से कहा कि मुझे मेरी माँ के घर ले चलो, मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। तो हितेश ने पढ़ते ही कहा, रचना, तुम्हारे पिताजी का बुढ़ापा है, बुढ़ापे में तो ये सब लगा रहता है, और तुम्हारी माँ है ना, उनको देखने के लिए आज तो मैंने तुम्हारे लिए छुट्टी ली है। वैसे भी तुम्हारी शिकायत रहती है, मैं तुम्हें समय नहीं देता हूँ, मेरा आज का पूरा समय तुम्हारे लिए है। मैं फालतू में तुम्हारे पिताजी के पास जाने में अपना समय बर्बाद नहीं करूँगा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो हितेश? मेरे पिताजी बीमार हैं और तुम्हें मूवी देखने और घूमने फिरने की पड़ी है। हितेश ने रचना की बात नहीं मानी और उसे घुमाने के लिए ले गया। दूसरी तरफ चुपके से ससुराल में फ़ोन करके अपने ससुर जी का हाल चाल पूछ लिया कि उधर सब ठीक ठाक तो है ना। लेकिन इधर रचना का मूड मूवी देखने में कम और मायके में ज़्यादा लगा हुआ था। वो सोचती रही कि मेरे पिताजी तो ठीक होंगे ना, पता नहीं
उनको क्या हुआ होगा। मैं एक बार उनको फ़ोन करके पूछ लेती हूँ। जैसे ही रचना ने अपने बैग से फ़ोन निकाला तो हितेश ने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया। ये सब देखकर रचना झल्लाकर बोली, ये क्या तरीका है हितेश? मायके से मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है और तुम मुझे बात नहीं करने दे रहे हो। मैंने तुमसे शादी की है, खरीदा नहीं है तुमने मुझे। क्यों मैं अपने माँ बाप की दुख तकलीफ में भी साथ ना दूँ? मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ। हारी बीमारी में मेरा उन्हें देखने का फर्ज बनता है। तुम मुझे उन्हें देखने से मना नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा रचना तुमने। इतने सालों से मैं तुम्हें यही तो समझा रहा था कि मैंने तुमसे शादी की है, तुमने मुझे खरीदा नहीं है जो मैं तुम्हारे इशारों पर नाचता रहूं। अगर नहीं नाचूं तो तुम घर में कलह पैदा करती हो। मैं भी अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ और मेरे अलावा उनका तो कोई सहारा भी नहीं है, पिताजी भी नहीं है। तुम्हारे पिताजी के पास कम से कम तुम्हारी माँ तो है और उन दोनों पति पत्नी की जोड़ी तो साथ में रहती है। मेरी माँ के पास तो पिताजी भी नहीं है। अगर मैं उनका साथ नहीं दूंगा तो कौन देगा? अगर तुम मेरी माँ का साथ देना पसंद नहीं करती तो तुम भी अपने माता पिता का साथ नहीं दोगी। उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो और बात बात पर माँ माँ मत किया करो। और अब तुम्हारी शादी मुझसे हुई है ना, तो तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा। आज से पहले मैंने तुम्हें कभी भी अपने मायके जाने से मना नहीं किया था। जब तुम्हारा मन करता था चली जाती थी, लेकिन तुम्हें अपने लिए सारी स्वतंत्रता चाहिए और मेरे ऊपर ही सारी चीज़ों का बंधन लगाती हो। तुम्हारी माँ माँ है और मेरी माँ माँ नहीं, पराई हो गई है। इतना भेदभाव मुझसे बर्दाश्त नहीं होता रचना। अब जब मेरी माँ की सेवा तुम नहीं कर सकती हो और उनके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं कर सकती हो, तो मैं भी तुम्हारे माता पिता का साथ नहीं दूंगा। या तो तुम खुद को बदलने की कोशिश करो या फिर अपना सामान पैक करके हमेशा हमेशा के लिए मायके चली जाऊं। हितेश के ऐसे रूप को देखकर रचना दंग रह गई। थोड़े समय के लिए तो उसके बोलती ही बंद हो गई। फिर सोचने लगी, हितेश सच ही तो कह रहा है। उसकी माँ की तबीयत खराब थी, फिर भी मैं उसकी माँ को छोड़कर अपने मायके चली गई। एक बार हाथ पकड़कर भी ये नहीं देखा कि माँ जी तुम्हारी तबीयत कैसी है। जब मेरे मायके में किसी की तबीयत खराब होती है तो मैं भागकर जाती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि हितेश भी मेरे साथ चले। सोच सोच कर ही रचना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके चेहरे से लग रहा था कि ये आंसू आज पश्चाताप के आंसू थे। वो हितेश के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, देखो जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो मैंने तुम्हारी माँ को अपनी माँ नहीं समझा और माँ में इतना भेदभाव किया। लेकिन आज तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। आज तक मैंने जो भी माँ के साथ व्यवहार किया वो गलत था। मुझे माफ़ कर दो। बहुत देर तक रचना रोती रही तो हितेश ने कहा, रचना, यही मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि तुम मुझे बुरी नहीं लगती हो। तुम भी मुझे बहुत अच्छी लगती हो, पर माँ ने भी मुझे जन्म दिया है। मैं माँ को भी अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ? जैसे माँ कभी पत्नी की जगह नहीं ले सकती, ठीक वैसे ही पत्नी भी कभी माँ की जगह नहीं ले सकती। इसलिए मेरे लिए तुम दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हो। बस यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता था और अब तुम्हें समझ आ गया है। तो अब चलो, जल्दी से खाना ख़त्म करो, फिर तुम्हारे मायके चलते हैं। पिताजी को अच्छे से डॉक्टर को भी दिखाना है। ये सुनकर रचना ने फटाफट से खाना ख़त्म किया और अपने मायके के लिए निकल गई। मायके में देखती है कि हितेश कितने प्यार से उसके पिताजी का हाथ पकड़ के डॉक्टर के पास ले जा रहा है, उनकी पूरी देखभाल कर रहा है। कभी दवाई देने के लिए भागता है तो कभी पिताजी के सर को सहलाता है। ये सब देखकर रचना की आंखों में आंसू आ गए कि मैं कितनी गलत थी, कितना भेदभाव करती थी। हितेश ने कभी मेरे माँ बाप के साथ
भेदभाव नहीं किया। मुझे भी खुश रखने की कोशिश की है, लेकिन मैंने उसे समझने में बहुत देर कर दी। जब हितेश रचना के पिताजी को डॉक्टर के पास दिखा लाया तो रचना ने हितेश से कहा, हितेश, अब पिताजी ठीक हैं, चलो हम घर चलते हैं। तो हितेश ने कहा, अगर तुम अपने माता पिता के पास रुकना चाहती हो तो रुक जाओ, मैं माँ के पास अकेला ही चला जाऊँगा। तो रचना बोली, नहीं हितेश, पिताजी की तबीयत अब ठीक नहीं है और उनके साथ में माँ है, मैं तुम्हारे साथ घर चलूँगी। रास्ते में एक फल का ठेला देखकर रचना ने कहा, रुको हितेश, मैं माँ के लिए कुछ फल खरीद कर लाती हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ये देखकर हितेश को बहुत खुशी हुई। जैसे ही वो लोग घर पहुँचे तो रचना सीधी मालती जी के कमरे में गई। मालती जी पोते को अपने साथ लेटाकर उसे कहानियाँ सुना रही थी, उसके सर पे हाथ घुमा रही थी। ये सब देखकर रचना की आंखें भर आई। उसने कहा, माँ जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? आपने सुबह से कुछ खाया है या नहीं? ये लो, मैं आपके लिए फल लेकर आई हूँ, कुछ फल खा लो, आपको आराम मिलेगा। कहते हुए रचना अपनी सास का हाथ पकड़कर उसका बुखार देखने लगी। अब तो माँ जी का बुखार ठीक हो गया है। बहू के बदलते हुए व्यवहार को देखकर मालती जी दंग रह गई। बेटी की तरफ आश्चर्य से देखा तो वो भी मुस्कुराते हुए बोला, माँ, आज से तुम्हें अपनी बहू का यही रूप देखने को मिलेगा। तो रचना भी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ माँ जी, अब आप हमारे पास ही रहोगी, अब हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। कहते हुए रचना ने अपने बुरे व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। आज मालती जी अपनी बहू के बदले हुए व्यवहार को देखकर बहुत खुश हो गई और खुशी से बहू को माफ़ कर दिया। सभी लोग घर में बहुत अच्छे से रहने लगे। रचना भी अपनी सास की खूब अच्छे से देखभाल करने लगी। दोस्तों, घर का बेटा होना आसान काम नहीं होता, क्योंकि शादी के बाद उसे हर एक बात नाप तोल करके बोलनी पड़ती है। कहीं माँ नाराज ना हो जाए, कहीं पत्नी नाराज ना हो जाए, उसे सब कुछ देखकर चलना पड़ता है। तो दोस्तों, हितेश का फैसला आपको कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।